देखिए बेटा, यहाँ पे आपका बच्चे जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, ठीक है। अभी इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो हमने पॉइंट्स रीड करे हैं उसको समझते हैं थोड़ा। हमने बच्चे इसमें पढ़ा है कि 1950 से 90 के बीच में हमने मेजर टॉपिक जो डिस्कस करे हैं वो ये करे हैं कि सर हमारे 5 ईयर प्लान्स किसे कहते हैं, गोल्स किसे कहा जाता है, 5 ईयर प्लान्स के अंदर हम प्लानिंग क्यों करते हैं गोल्स के लिए, या गोल क्यों बनाए जाते हैं प्लान्स को अचीव करने के लिए। पर्सपेक्टिव प्लान्स क्या होते हैं, पर्सपेक्टिव का मतलब क्या बताया था, जब 5 साल के बहुत सारे प्लान लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं सर, पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं। फिर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि सर एग्रीकल्चर किस तरीके का था, यानी सारी डिटेल्स हम उसके अंदर पढ़ चुके हैं। बेसिकली हम ये भी समझ चुके हैं कि सर हम जो 5 ईयर प्लानिंग करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों करी जाती है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अब जो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं आज का टॉपिक वो है यहाँ पे क्या, पॉलिसीज फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। अब थोड़ा सा पहले एग्रीकल्चर के ना नेगेटिव समझते हैं, यानी कि एक्चुअल में ये समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर को बीमारी क्या थी, ठीक है, और उस बीमारी को ठीक करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने उपचार क्या क्या करे या कौन कौन सी दवाइयां उसको खिलाई, ऐसे समझो इसको, ठीक है। अब सर एग्रीकल्चर को बीमारी क्या थी, बेसिकली सर लो प्रोडक्टिविटी थी, यानी उत्पादकता बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थी। उसके अंदर क्या था, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या था सर, बहुत ज्यादा लो होता था। जितने भी हमारे फार्मर्स थे सर वो कौन सी फार्मिंग करना पसंद करते थे, सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए, यानी अपने लिए करना चाहते थे, वो मार्केट में बेचने के लिए करना नहीं चाहते थे। और सर जमींदार और फार्मर्स के बीच का जो रिलेशन था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से फार्मर्स क्या करते थे, प्रोडक्शन को थोड़ा नेग्लेक्ट करते थे। ये कुछ रीजंस थे बेटा जिसकी वजह से हमारा फार्मिंग के अंदर अगर बात करी जाए एग्रीकल्चर सेक्टर था वो क्या चल रहा था, काफी ज्यादा लो वर्क कर रहा था। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि पॉलिसीज फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। सर गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से स्टेप उठाए जिससे कि किसानों के लिए एग्रीकल्चर को ग्रो किया जाए। अब देखो सबसे पहले क्या किया बेटा, यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स। देखो बच्चे, लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है इसको समझो पहले। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है, लैंड हो गई मतलब जमीन, रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस लेके आना। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे ये होता है हमारे चेंजेस, ठीक है। कहता है लैंड रिफॉर्म मींस चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। सेवरल अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस हैव इंप्लीमेंटेड लैंड रिफॉर्म स्ट्रेटजीज टू अचीव अ इक्विटेबल लैंड एलोकेशन एंड सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम। देखो बेटा हुआ क्या कि ये जो लैंड रिफॉर्म है ना सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं चलाया गया, काफी सारे देशों में चलाया गया। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक हमारे यहाँ पे सिस्टम चलता था जिसके अंदर क्या थे बेटा, जमींदार, और दूसरी तरफ क्या होते थे, हमारे फार्मर्स होते थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि जिन भी जमींदारों के पास जरूरत से ज्यादा जमीनें थी उनको गवर्नमेंट ने क्या कर लिया बेटा, सील कर लिया। सील का मतलब होता है अपने कब्जे में ले लिया, और उन फार्मर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया जो कि लैंडलेस फार्मर्स कहलाते थे, यानी जिनके पास जमीनें नहीं थी। या कुछ जगहों पे गवर्नमेंट ने क्या रूल किया कि गवर्नमेंट ने वहां पे ओनरशिप राइट चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जमींदारों को कोई हक नहीं है उस जमीन का मालिक कहलाने का, क्यों, क्योंकि उस पे एक्चुअल के अंदर जो फार्मिंग करते हैं वो कौन करते हैं, किसान करते हैं। तो मालिकाना हक किसका होना चाहिए, वहां पे फार्मर्स को मिलना चाहिए। तो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए गए या कुछ पॉलिसीज लेके आएंगे जिससे कि सिस्टम को चेंज किया गया। यहाँ देखो क्या लिखा है, कहता है इन अ नेशन लाइक इंडिया वेयर द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टिल रिलाइज ऑन एग्रीकल्चर। कह रहा आज भी अगर आप भारत में देखोगे तो ज्यादातर जनसंख्या किसके ऊपर है बेटा, एग्रीकल्चर के ऊपर ही है। देयर वाज अ क्रिटिकल नीड फॉर द लैंड रिफॉर्म्स। तो हमारे यहाँ पे तो लैंड रिफॉर्म की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। पहले हम समझते हैं कि इंटरमीडिएटरीज या एबोलिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो एबोलिशन का मतलब तो होता है हटाना, ठीक। इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है क्या, जमींदार। भाई हमने क्या पढ़ा, देखो यहाँ पे जमींदार थे बेटा, यहाँ पे थे हमारे फार्मर्स, अब ये जो बनाते थे, ठीक है, जो भी ये प्रोडक्ट बनाते थे ये सारा का सारा प्रोडक्ट किसके पास चला जाता था, जमींदारों के पास, रेंट के रूप में चला जाता था। और ये लेते भी कैसे थे बेटा, बड़े लो प्राइस में लेते थे। और इसी प्रोडक्ट को फिर जमींदार आगे क्या करते थे बेटा, हाई प्राइस के अंदर मार्केट के अंदर सेल कर दिया करते थे। अब यहाँ हो क्या रहा था, एक्चुअल में मेहनत कौन कर रहा है सर, यहाँ पे जमींदार कर रहे हैं या फार्मर, फार्मर कर रहे हैं। फार्मर की करी हुई मेहनत का बेनिफिट कौन उठा रहा है सर, सारा का सारा जमींदार उठा रहा है। इस पॉइंट को देखते हुए हमने क्या करा बेटा, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस बनाए जिससे कि जो बीच में मध्यवर्ती लोग हैं उनको क्या कर दिया जाए, वहां से हटा दिया जाए। हटाया कैसे, द इंडियन गवर्नमेंट मेड सेवरल एक्शंस टू एलिमिनेट द मिडलमैन एंड कन्वर्ट टिलर इनटू द लैंड ओनर्स।
कहता है जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने बहुत ज्यादा कोशिश करी, ठीक है, किस चीज की कोशिश करी कि जो मिडल मैन है उसको बीच में से हटा दिया जाए और जो टिलर है, टिलर का मतलब क्या होता है सर, जो फार्मर है हमारे देश का, उसको कन्वर्ट किया जाए किसके अंदर, एक तरीके से लैंड ओनर्स के अंदर, जो मैंने अभी आपको लास्ट पॉइंट में बताया, ठीक है। फिर कहता है दिस एक्शन वाज टेकन विद द होप दैट हैविंग लैंड ओनरशिप वुड एनकरेज द एक्चुअल टिलर टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट एंड इंक्रीज द लैंड आउटपुट। ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही थी ये समझो। बेसिकली आप एक एग्जांपल से समझना इसको, भैया आप सुबह सब अपने घर की सफाइयां करते हो, सर मौका मिलता है तो, इतने मेहनती है नहीं हम, ठीक है, चलो मान लेते हैं करते हो। अब होता क्या है बेसिकली, जब बाहर सफाई करते हो आप घर के बाहर, तो हो क्या रहा होता है कि मम्मी वगैरह जो भी सफाई कर रही हैं वो अपने घर को तो बिल्कुल साफ कर लेती हैं, तो वो सारा का सारा कूड़ा कहाँ पे कर देती हैं, साइड वाले। यही होता है ना नॉर्मली, अपना हो गया साफ, बराबर वाला जैसे मर्जी देख लेगा वो अपने आप। सेम बेटा यहाँ पे भी होता था। अब हो क्या रहा था, किसान वहां पे डेडिकेशन से काम क्यों नहीं करता था या प्रोडक्शन को ज्यादा क्यों नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता भैया इसका बेनिफिट मेरे को नहीं मिलने वाला, ये जमीनें मेरी नहीं है, तो वो बेनिफिट इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि वो उसके ऊपर काम नहीं करना चाहता था। रीजन बता दिया आपको क्यों, क्योंकि सर उसे पता है ये मेरी जमीन नहीं है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट क्या करा, गवर्नमेंट ने उनको दे दिया बेटा एक तरीके से क्या, ओनरशिप राइट दे दिया कि भैया आप इस जमीन के मालिक हो। तो उससे किसानों को क्या मिला, एक तरीके से मोटिवेशन मिला कि ये जमीनें हमारी हैं, इससे जो भी हम फसल उगाएंगे ना उसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है, अब हमें डायरेक्टली मिलने वाला है, ठीक है। द टेनेंट डू नॉट हैव एनी इंसेंटिव फ्रॉम विच दे कैन मेक इंप्रूवमेंट ऑन द लैंड। देखो टेनेंट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे किराएदार। अब मान लो कोई किराएदार कहीं पे रह रहा है, कभी आपने देखा कि किराएदार कह रहा है भैया घर गंदा हो रहा है मैं पेंट करा देता हूँ, नहीं कहेगा ना वो, क्योंकि उसे पता भैया मेरा घर नहीं है ये, ठीक है। लेकिन ओनर अगर खुद से रह रहा है तो घर में चाहे साल में 2 बार पेंट करा ले वो। तो यही डिफरेंस होता है अपनी ओनरशिप के अंदर और किराएदारी के अंदर। तो जब तक किसान एक तरीके से टेनेंट थे यानी किराएदार थे उस जमीन के, तो उन्होंने ढंग से मेहनत नहीं करी, लेकिन जब गवर्नमेंट ने उनको ओनरशिप राइट दे दिया, उनको मालिक बना दिया, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या करा बेटा, वहां पे प्रोडक्शन को क्या करके दिखाया, इंक्रीज करके दिखाया। इट इज सो बिकॉज द लैंड ओनर्स आर वन who gets benefit from the higher output. Giving ownership of land will enable the tiller to make profit from the increased output. देखो हुआ क्या, इसको ऐसे समझो, जब ये बेटा टेनेंट था तो ये अपना प्रोडक्ट किसको बेच रहा था, यहाँ पे जमींदारों को। एक एग्जांपल से समझो, मान लो ये 100 रुपए की चीज बेचता था यहाँ पे जमींदारों को, यहाँ पे उस 100 रुपए में से इसको 20 रुपए का क्या बचता था, और जमींदार आगे कमा रहे थे मान लो 50 रुपए का प्रॉफिट। समझ आई यहां तक। अब हुआ क्या, ये कब कंडीशन थी, जब टेनेंट था वो। अब भैया जमींदार हट गए बीच में से, अगला कंडीशन क्या आई, अब क्या बन गया सर, ये यहाँ पे ओनर बन गया। तो सर अब ये जो 100 रुपए का सामान बेचेगा ना, 20 रुपए का इसे पहले प्रॉफिट हो रहा था, और जो 50 रुपए का प्रॉफिट आगे कौन कमा रहा था, अब अपने जमींदार, वो प्रॉफिट भी किसको मिलने लग जाएगा बेटा, फार्मर को ही मिलेगा। तो सर अब इसका प्रॉफिट बढ़ के कितना हो जाएगा यहाँ पे। और सर जब किसी का प्रॉफिट बढ़ता है तो उसे काम करने की इच्छा अंदर से जागती है, तो वो ऑटोमेटिकली अपना क्या करेंगे सर, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें दिखेगा कि हमारी मेहनत का क्या मिल रहा है, हमें पैसा रिटर्न के अंदर मिल रहा है। समझ आ गया ये क्यों करा गया बेटा पॉइंट, ठीक है। अब आता है द रिमूवल ऑफ अ इंटरमीडिएट इज पुट 200 लाख टेनेंट इन टच विद द गवर्नमेंट डायरेक्टली। कहते हैं 200 लाख टेनेंट्स थे जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के टच में आए उस टाइम पे जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निकाली। Tenant were given ownership right which gave them incentive to produce more and help in the expansion of the agriculture. जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निकाली कि हम आपको क्या बनाने जा रहे हैं, यहाँ से किराएदार से मालिक मकान बनाने जा रहे हैं, तो सब किसानों ने उसके अंदर रोल प्ले किया, सबने ओनरशिप लिया, और ऑटोमेटिकली क्या करा बेटा, वहां पे उन्होंने प्रोडक्शन को ज्यादा करके दिखाया। फिर द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज डिड नॉट हाउएवर फुली अचीव द इक्विटी गोल। कहते हैं लेकिन सिर्फ एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज करने से जो हम अचीव करना चाहते थे वो इक्विटी का गोल हमें नहीं मिला। क्यों, कहता है फॉर्मर जमींदार रिमेन टू ओन सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ लैंड इन सम लोकेशन बाय एक्सप्लॉइटिंग द लेजिस्लेटिव लूपहोल्स। हुआ क्या भाई, देखो सीधी सी बात है, हमने पॉजिटिव तो सारा पढ़ लिया कि भैया एक गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने किसान से कहा भैया अभी तक आप किराएदार थे, हम आपको मालिक मकान बनाने जा रहे हैं, ये तो हमें समझ आ गई। लेकिन सर जो पहले से मालिक मकान थे उन्होंने भी तो कुछ किया होगा, जमींदारों ने भी तो एक्शन लिया होगा, नहीं यहाँ कि वो सज्जन बन गए ले जाओ जी हमारी जमीन है, ऐसा तो नहीं हुआ वहां पे। अब जमींदारों ने क्या गड़बड़ करी बेटा, जमींदारों ने लूपहोल्स ढूंढे। लूपहोल का मतलब होता है कि जो हमारा कानून था ना उसके अंदर क्या क्या कमियां थी उसका बेनिफिट उठा के कुछ जमीनों पे कब्जा किसने बनाए रखा, अपना जमींदार ने, और वो एरिया जो था वो क्या था, बहुत ज्यादा था।
कहता है इन सर्टेन केसेस जमींदार प्रिटेंड टू बी द सेल्फ कल्टीवेटर्स, कुछ केसों में तो जमींदारों ने क्या शो कर दिया कि मैं खुद ही किसान हूं और मैं खुद ही क्या करता हूं, यहाँ पे फार्मिंग करता हूं, है ना। वाइल एविक्टिंग टेनेंट, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कहा, भैया मैं ये जमीन खाली नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद ही यहाँ पे क्या हूं, एक तरीके से किसान के रूप में काम करता हूं, तो मेरा हक बनता है इस जमीन के ऊपर। द लोएस्ट एग्रीकल्चर लेबरर डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स इवन आफ्टर ऑब्टेनिंग द लैंड ओनरशिप। अब तीसरा पॉइंट समझो सर, तीसरी दिक्कत क्या आई, मान लो गवर्नमेंट आई, उसने ओनरशिप लिया, एक किसान को दे दी। अब भैया वो किसान था गरीब, उसके पास तो फसल उगाने के लिए पैसे नहीं है, वो फार्मिंग कर ही नहीं सकता, उस पर खेती बाड़ी कर ही नहीं पाएगा, तो क्या उस जमीन के मिलने का उसे कुछ बेनिफिट मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। तो 3 पॉइंट समझ आए क्या हुआ सर। पहला पॉइंट ये हुआ कि कुछ जमींदारों ने कानून के अंदर लूपहोल्स ढूंढ के क्या करा बेटा, अपने पास जमीनें रखी। कुछ जमींदार खुद ही क्या बन गए, फार्मर्स बन गए कि जी हम ही किसान है, हमें जमीनें चाहिए। और कुछ जमींदारों को, मतलब कुछ फार्मर्स को गलती से अगर गवर्नमेंट ने जमीन दे भी दी तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उसके ऊपर वो फार्मिंग कर सके, इस वजह से भी उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। समझ आ गया। अभी 2 पॉइंट्स कौन कौन से पढ़े हमने, एक तो ये पढ़ लिया लैंड रिफॉर्म्स, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। अब अगले पे आते हैं, लैंड सीलिंग एक्ट। देखो लैंड सीलिंग एक्ट है क्या, ये जो मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया था थोड़ा थोड़ा। लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब बेटा, गवर्नमेंट ने ये निकाला, सपोज करो, ध्यान से सुनना मेरे एग्जांपल को, गवर्नमेंट ने एक एग्जांपल ही ले रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम एक लिमिट दे रहे हैं कि हर किसान के पास या हर जमींदार के पास 1000 गज जमीन होगी, 1000 गज से जितनी भी ज्यादा जमीन होगी गवर्नमेंट क्या कर लेगी, उसको सील कर लेगी, अपने कब्जे में ले लेगी और फिर उन किसानों के बीच में बांट देगी जिनके पास जमीनें नहीं है। तो ये एक लैंड सीलिंग एक्ट निकाला गया, कानून निकाला गया उसके टाइम पे। क्या करा उसमें उन्होंने, कहता है लैंड सीलिंग मींस फिक्सिंग स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ द लैंड। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि गवर्नमेंट ने एक लिमिट तय कर दी कि भैया 1000 गज से ऊपर जमीन कोई भी अपने पास नहीं रख सकता, विच कुड बी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, जो कि किसी भी एक इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए। A ceiling on holding size has been imposed to encourage the equality in the distribution of the land. गवर्नमेंट ने सर ऐसा करा क्यों था, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि जो जमीन का बंटवारा है ना वो इस तरीके से हो कि सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। द सीलिंग ऑन होल्डिंग रेफर्स टू द मैक्सिमम साइज ऑफ द कल्टीवेबल लैंड दैट अ पर्सन और अ फैमिली में ऑन। गवर्नमेंट ने उसके अंदर एक रूल निकाल दिया कि पर पर्सन इतनी जमीन मिलेगी। बेटा बहुत सारे रूल्स थे, गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि एक फैमिली के पास, उसने कहा पर पर्सन इतनी होगी। तो जो रिश्तेदार बिछड़े हुए भी थे सारे आन मिलो सजना हो गए, ठीक है, सारे एक जगह पे आ गए, मैं भाई हूँ, मैं चाचा का हूँ, मैं ताऊ का हूँ, सारे एक जगह इकट्ठे हो गए, जो हमारे घर में 50 जने हैं, 500 गज के हिसाब से इतनी जमीन बनती है, दे दो हमें लाके। तो गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए क्या थी, बहुत सारी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या निकाला कि पर पर्सन आप इतनी लैंड अपने कब्जे में रख सकते हो, तो वहां पे फैमिलीज क्या हो गई फिर और ज्यादा बढ़ के निकल के आई, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा, the government reclaimed the extra land and allocate it to the small land owners or workers who lack access to the property। अब वही चीज आ गई, गवर्नमेंट ने क्या करा, जो भी एक्स्ट्रा जमीन थी बेटा वो गवर्नमेंट ने क्या कर ली, एलोकेट का मतलब होता है अपने कब्जे में ली और उन लोगों के बीच में बांट दी जिनको उसकी जरूरत थी। फिर कहता है द लार्ज लैंडलॉर्ड्स हाउएवर चैलेंज द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन, they postponed its implementation and took advantage of the delay to register the land in the names of close family member which enabled them to avoid the law। अब हुआ क्या यहाँ पे सर, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम जो खेल रहे हैं ना, ये गेम खेल रहे हैं, किसके वर्सेस किसके वजह चल रहा है, जमींदार वर्सेस गवर्नमेंट। क्या गेम चल रहा है सर अभी यहाँ पे, जमींदार वर्सेस, जमींदारों के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, जिसके पास जितनी जमीन है देके एक्स्ट्रा जमीन अपने पास रख लो, बाकी किसानों में बांट दो। तो जमींदारों ने क्या करा बेटा, उसके ऊपर एक्शन लिया, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने उस लॉ को पोस्टपोन करवाते रहे, यानी कह लो स्टे ऑर्डर लेते रहे। स्टे ऑर्डर का मतलब होता है आपके पास आए खाली कर दो, आप कोर्ट में गए वहां से एक कागज ले आए, स्टे ऑर्डर मिलेगा कि अभी और दिन मिल गया आपको। स्टे का मतलब होता है टाइम को बढ़ाना। अब वो टाइम बढ़ा के कर क्या रहे थे एक्चुअल में बेटा, वो भी अपने रिश्तेदार ढूंढ रहे थे। उन्होंने क्या करा, अपनी फैमिली में बंदे ज्यादा दिखाने शुरू कर दिए कि सर देखो आपने 10 जनों के हिसाब से इतनी जमीन दी थी ना, मेरे तो 5 फैमिली मेंबर और हैं, फिर एक स्टे ले लिया, फिर 5 में भी और ढूंढ लिए। तो ऐसे कर करके उन्होंने जमीनें क्या करी बेटा, और ज्यादा कब्जानी चालू कर दी। समझ आ गया। तो दोनों के बीच में क्या चल रही थी, एक तरीके से पॉलिटिक्स चल रही थी कि किस तरीके से कौन ज्यादा जमीन अपने पास रख सकता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सारा ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई जगह पे पढ़ने को मिलेगा। पहले ना हम ग्रीन रेवोल्यूशन समझते हैं बेटा। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन आप सबने पढ़ रखा है। ग्रीन रेवोल्यूशन को क्या बोला गया था, एक तरीके से हरित क्रांति, जहाँ पे व्हीट और राइस का प्रोडक्शन क्या हुआ था, सडनली बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ था,
ठीक है, इसको समझ लेते हैं पहले। अब ये हुआ कैसे था ये समझते हैं पहले। देखो कहता है ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म आया था। इन इंडिया adopted the new agriculture approach during the third plan in 1960. Modern technology and agriculture technique eventually took the place of the old agriculture method used in India. अब हुआ क्या बेटा, 1960s के अंदर गवर्नमेंट ने पुराने मेथड्स की जगह किसको अडॉप्ट किया, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा। विद द यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट लाइक फर्टिलाइजर, फाइनेंसिंग एंड marketing facility, these strategies aimed to increase the agriculture production and productivity in few key areas of the country. और गवर्नमेंट का एम ये नहीं था कि पूरे के पूरे एग्रीकल्चर में उन्हें आगे ले जाना है, उनका एम था कि जो मेन चीजें थी, हमने लास्ट क्लास में एक चीज डिस्कस करी थी कि बेटा एक टाइम पे इंडिया के पास अपने खाने पीने के लिए भी सामान नहीं होता था। और आपको पता है बेटा, अगर खाने पीने की बात होती है, अगर कोई एग्जाम्पल भी देता है ना, तो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए क्या निकलता है, आटा चावल, आटा दाल चीनी चावल, ये निकलते हैं। तो आटा और चावल, आटा कहाँ से आएगा, गेहूं से, और चावल है ही राइस। तो व्हीट और राइस के प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत ज्यादा खासा ध्यान दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा वो यूज हो रहे थे इंडिया के अंदर। ठीक है, कहता है दिस प्लान वाज डेवलप्ड बाय द फेमस इंडियन स्टैटिस्टिशियन पीसी महालानोबिस। ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि किसने ये प्लान निकाला था। ठीक है, दिस प्लान फोकस्ड ऑन डेवलपिंग द पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस प्लान का मोटिव क्या था कि सरकारी सेक्टर्स को आगे बढ़ाया जाए। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट सच एज भाखड़ा नंगल डैम, 5 स्टील प्लांट्स वर एस्टेब्लिश। देखो भाखड़ा नंगल डैम आप सबने सुना हुआ होगा। ठीक है, बेसिकली ये प्लांट्स लगाए गए, ये बेसिकली डैम्स का मतलब क्या था, पानी की जरूरतों को पूरा करना। ठीक है, यानी इरिगेशन फैसिलिटीज को मजबूत करना बेसिकली। फिर कहता है रिसर्च ऑन न्यूक्लियर पावर वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पार्ट, और न्यूक्लियर पावर के ऊपर भी गवर्नमेंट ने रिसर्च चालू करी। दिस प्लान एडवोकेटेड डेफिसिट फाइनेंसिंग व्हिच वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड। हुआ क्या बेटा उस टाइम, देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये था कि जब गवर्नमेंट ने बच्चे ये वाले प्लान स्टार्ट करे ना, तो 2 चीजें होती हैं। देखो, एक गवर्नमेंट के पास क्या आता है, रेवेन्यू, एक गवर्नमेंट के पास क्या आता है बेटा, और एक गवर्नमेंट का क्या होता है, एक्सपेंडिचर। यानी रेवेन्यू जब कम हो जाए किसके मुकाबले, एक्सपेंडिचर के मुकाबले, या हम दूसरे शब्दों में क्या कहें, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए इनकम के मुकाबले, तो वो किस में चला जाता है, एक तरीके से डेफिसिट में चला जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये सारे प्लान चालू कर दिए, लेकिन उसके चक्कर में क्या हुआ, उस टाइम पे गवर्नमेंट जो थी वो किस में चली गई, एक तरीके से डेफिसिट फाइनेंसिंग जोन में गई। कहता है ग्रीन रेवोल्यूशन, कहता है अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द नेशंस पॉपुलेशन वाज लैंड ऑन द एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये अब तक आपको रट चुका होगा कि सर 70 से 80% जनसंख्या कहाँ पे काम करती है, एग्रीकल्चर में। इंडियाज एग्रीकल्चर इज क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन द, सर मॉनसून को आपने बताया था किसके ऊपर डिपेंड करता है, सर रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड व्हेन इट फेल्स फार्मर सफर सेवरल प्रॉब्लम्स। और जिस टाइम पे हमारे देश के अंदर मॉनसून अच्छा नहीं होता, तो हमारे देखो अब तो ना न्यूज बड़ी कम हो गई है ऐसी आने, पहले क्या होता था, मॉनसून फेल हुआ ना, सुसाइड्स हो रही हैं, मतलब न्यूज चैनल पे हाईलाइट होती थी ये चीजें कि आज इतने गांव के अंदर इतने किसानों ने आत्महत्या करी। रीजन क्या है कि उनका मेन ऑक्यूपेशन ही बेटा, मतलब पूरा साल जो होता है ना उनका, उन 2-3 महीनों के ऊपर डिपेंड करता है जब बारिश होनी होती है, और बारिश नहीं हुई तो वो पूरे साल खाने की भी मोहताज हो जाते हैं, उनके पास खाने के लिए भी खाना नहीं होता। ठीक है, फिर आता है एबोलिशिंग, एडिशनली द एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्मेंस वाज एक्सट्रीमली लो ड्यू टू द यूजेस ऑफ अ आउट ऑफ डेट टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। कहता है आज भी अगर हम बात करते हैं उस टाइम की, जब गवर्नमेंट ने 1960s में नई टेक्नोलॉजी लेके आई, उससे पहले क्या था, हमारा एग्रीकल्चर बहुत पिछड़ा हुआ था। उसके रीजंस क्या थे सर, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और हम पुराने तरीकों से क्या कर रहे थे, अब भी एग्रीकल्चर को करते थे। अब यहां से आपका स्टार्ट होगा एक्चुअल में इसको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कहां से बनाया। ये थे बेटा आपके, देखो HYV सीड्स को बोला जाता है, इसका दूसरा नाम होता है मिरेकल सीड्स, जादुई बीज बोला जाता था इन्हें। जादुई बीज क्यों बोला जाता था मैं बताता हूं, समझो पहले बेटा। कहता था मिरेकल ऑफ न्यू वंडर सीड्स व्हिच इंक्रीज द एग्रीकल्चर यार्ड पर एकर टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट्स प्लेड अ मेजर रोल इन द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। अगर आपसे कोई पूछता है सर ग्रीन रेवोल्यूशन का ये मेजर कारण बताओ, तो आपका आंसर होगा सर ड्यू टू HYV सीड्स। सर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की वजह से क्या देखने को मिला था, सबसे ज्यादा हमें बेनिफिट देखने को मिला था। उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है सर, क्योंकि HYV सीड्स से जो हमारा प्रोडक्शन लेवल है बेटा, वो क्या हो जाता है, बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कहता है these seeds can placed in location with suitable drainage and water delivery system।
कहता है इन बीजों को गवर्नमेंट ने वहां पे लगाया जहां पे पानी पूरा था और जहां पे ड्रेनेज की पूरी फैसिलिटी थी। As compared to the other conventional seed, these seeds require a substantial doses of a chemical fertilizer, 4 or 10 times more fertilizer to maximize the production. अभी ना आपसे मैं पूछूंगा अभी इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, तो ध्यान से सुनना। HYP सीड्स के लिए पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ, बेस्ट क्या था उसका पार्ट, प्रॉस पढ़ते हैं, उसके पॉजिटिव क्या थे। सर इससे जो खेती बाड़ी होती थी ना, फसल बहुत तेजी से उगती थी। लेकिन सर अगर सेकंड पॉइंट देखें उसका नेगेटिव क्या था, उसके लिए पानी की जरूरत क्या होती थी, बहुत ज्यादा होती थी। दूसरा सर, नॉर्मल सीड्स के कंपेयर में HYP सीड्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या चाहिए होते थे, बहुत ज्यादा चाहिए होते थे, लिखा भी है 4 to 10 टाइम्स ज्यादा चाहिए होते थे। ठीक है, सो फॉर फार्मर्स टू गेन फ्रॉम HYP सीड्स दे नीडेड टू हैव, अगर फार्मर चाहते हैं कि उन्हें HYP सीड्स का फायदा हो, अब मेरे को इतने पॉइंट्स से कोई ये बताएगा कि HYP सीड्स का बेनिफिट क्या रिच फार्मर्स उठा पाए होंगे या पुअर फार्मर्स उठा पाए होंगे? सीधा सा क्लियर है सर, क्योंकि उसको तो काम करना ही बड़ा खर्चीला काम है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे अगले पॉइंट में आप यही पढ़ने वाले हो, कहता है एफिशिएंट इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई किसान HYP सीड्स को यूज करना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास क्या रिक्वायरमेंट है, यानी उसके पास पानी की सुविधा हो, तभी वो HYP सीड्स यूज कर पाएगा। मॉनेटरी रिसोर्सेज फॉर द परचेज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, और वो इतना पैसे वाला हो कि वो इतनी महंगी महंगी फर्टिलाइजर्स भी साथ में खरीद के उसके ऊपर लगा सके, तभी वो HYP का यूज कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? अभी पूछूंगा, ध्यान रखना बच्चे बस आप ये सब। ठीक है, अब आता है कि 2 फेज कौन से थे बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन के। देखो कहता है the uses of HYP seeds was limited to more affluent state like Punjab and Tamil Nadu in the first phase during the mid of 60s and 70s. Furthermore, only the wheat growing regions benefited from the adoption of HYP seeds. मैंने आपको क्या बोला बेटा, HYP का जो बेनिफिट मिला ना, वो सारी की सारी फार्मिंग में नहीं मिला, सिर्फ कहाँ पे मिला, व्हीट और राइस में मिला। और व्हीट और राइस में से भी सबसे ज्यादा किसमें मिला, व्हीट में मिला। और वो भी हर इलाके में नहीं मिला बेटा, ये सिर्फ उसी इलाके में मिल पाया जहाँ का वेदर अच्छा था, जहाँ पे पानी की फैसिलिटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। जैसे कि इसने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे क्या, पंजाब और तमिलनाडु। फिर कहता है दूसरा फेज क्या था, द HYP टेक्नोलॉजी एक्सपेंडेड टू मेनी स्टेट्स इन द सेकंड फेज ड्यूरिंग द मिड 70s और 80s, हेल्पिंग अ वाइड रेंज ऑफ द क्रॉप। यानी पहले फेज के अंदर सिर्फ किसमें ग्रोथ देखने को मिला, व्हीट में, वो भी सिर्फ 2 जगह पे, तमिलनाडु और पंजाब। और जो आगे आगे बढ़ता चला गया तो ये रेंज क्या हो गई, बहुत बढ़ती चली गई और कई शहरों के अंदर फैल गई। अब आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए बेटा यहाँ पे कहता था मिक्स्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर डायरेक्टली इकोनॉमिक रिफ्लेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मार्केट इकोनॉमी एंड प्लांट इकोनॉमी। देयर आर सेवरल मेरिट्स। देखो ये यहाँ पे ना, रुक जाओ, यहाँ पे गलत डाला हुआ है, इतना पोर्शन कट कर देना ये, क्योंकि ये ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, अब आओ मेरिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। मेरे को कोई बिना पढ़े बताएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या फायदे थे, ये सारे पॉइंट्स। अब देखो एक एक करके पॉइंट्स। कहता था स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी इनेबल इंडिया टू अचीव, अभी बोला उन्होंने क्या सर, हम अपने ऊपर क्या हो गए थे, अब डिपेंडेंट हो गए थे, फूड के मामले में हमें दूसरों पे डिपेंडेंट रहने की रिक्वायरमेंट। ग्रेन्स विदाउट एनी फॉरेन डिपेंडेंस ऑन अ फूड ग्रेन इंपोर्ट, हमें बाहर से इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट क्या हो गई थी सर, बिल्कुल खत्म हो गई थी। अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ द राइस एंड व्हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड अवेलेबल एज अ मार्केटेड सरप्लस, तो अब हमारे पास इतना ज्यादा स्टॉक था कि हम मार्केट में क्या कर सकते हैं सर, उसको बेच सकते थे। वाज सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट विच रिजल्टेड इन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द फार्मर्स। उससे बेनिफिट क्या मिला सर, हमारे यहाँ के फार्मर्स की इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। मार्केटेबल सरप्लस रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस which is sold in the market by the farmers after meeting their own consumption। अब यहाँ से ना आपको एक डेफिनेशन मिलती है किसकी सर, मार्केटेबल सरप्लस की। तो सर मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, एग्जांपल समझो। देखो बच्चे यहाँ पे मान लो एक फार्मर है बच्चे, उसने 1000 किलो बनाया, उस 1000 किलो में से उसने 200 किलो जो था वो ईयरली बेसिस पे अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए रख लिया। अब बाकी जो 800 बच गया इसके पास, ठीक है, ये जो 800 बचा है ये उसके लिए क्या, एक तरीके से मार्केटेबल सरप्लस है। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब जितना किसान ने टोटल उगाया उसमें से जितना उसने अपने खुद के लिए यूज किया, बाकी जो रिमेनिंग मार्केट में बेचे जाने के लिए बच गया, वो क्या कहलाता है सर, हमारा मार्केटेबल सरप्लस कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, अब आगे आओ। कहता है ड्यू टू द लार्ज proportion of food grain sold by the farmers in the market, the price of food grain decline। अब ये पॉइंट अच्छा है बेटा समझने वाला।
देखो ऊपर 2 पॉइंट्स हमने क्या पढ़े सर, एक तो हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, ठीक है, दूसरों पे निर्भरता खत्म हो गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अब किसानों के पास क्या बचता है सर, मार्केटेबल सरप्लस बचता है। तीसरा क्या होगा बेटा, सीधी सी बात है सर, अब जो व्हीट और राइस की सप्लाई थी ना, इज ग्रेटर देन इट्स, सर अब व्हीट और राइस की सप्लाई क्या हो गई थी, ज्यादा हो गई थी, किसके कंपैरिजन में, उसके डिमांड के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से उसके मार्केट में प्राइस क्या हो गए, कम हो गए थे। देखो लिखा है यहाँ, कहता है ड्यू टू लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द फूड ग्रेन सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट, द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन डिक्लाइन relative to the other item consumption. The low income groups who spend large percentage of their income on a food benefited from this decline in the prices. ये मैंने अभी बेटा आपके लास्ट पॉइंट में भी डिस्कस करा था। ज्यादातर पॉपुलेशन क्या खाती है, राइस और व्हीट। जब बेटा ज्यादा खर्चा आप उसके ऊपर करते हो और वो चीज सस्ती हो जाए तो उसका बेनिफिट किसको मिला, हमारी लार्ज स्केल ऑफ पॉपुलेशन तक पहुंचा। द ग्रीन रेवोल्यूशन इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू बिल्ड बफर स्टॉक विच कुड बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ फूड शॉर्टेज। और गवर्नमेंट को इसने क्या कर दिया बेटा, इतना काबिल बना दिया कि वो अपने पास क्या रख सकती है, आज की डेट में फूड ग्रेन्स का बफर स्टॉक रखती है। अगर जैसे कोविड आया तो कोविड के टाइम में हमारे पास बहुत स्टॉक पड़ा था, इसलिए हमारे देश के अंदर दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसके क्या डीमेरिट्स क्या क्या हुए। तो देखो बेटा डीमेरिट्स का क्या है इसके अंदर, पहला कहता है इट वुड इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन द स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। देखो बेटा इसको ना ऐसे समझो, इसमें बाद में पढ़ते हैं। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सर देखो इसको चेन बनाते हैं, सर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना उसके आने का रीजन क्या था, HYV सीड्स। और सर HYV सीड्स के लिए हमें दो चीजें ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, एक तो पानी और एक था फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा चाहिए था। तो सर इसका जब बेनिफिट की बात करते हैं तो किसको ज्यादा मिला होगा सर, रिच सेक्टर। तो उस टाइम पे क्या हुआ बेटा, रिच फार्मर HYV सीड्स को यूज करके और ज्यादा क्या हो गया, रिच बन गया। और पुअर फार्मर पहले भी गरीब था और ज्यादा गरीब हो गया। तो यानी जो रिच और फार्मर और पुअर फार्मर के बीच का गैप था वो क्या हो गया बेटा, और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ये इसका पहला क्या था बेटा, एक नेगेटिव पॉइंट मिला वहां पे, ठीक। उसके बाद moreover the HYV crops were also more prone to attack by the pest and the small farmer who adopted this technology could lose everything in the pest attack। देखो होता क्या था, सीधी सी बात है, देखो बच्चे यहाँ पे समझिए इसको। यहाँ पे बेटा क्या यूज होते थे, मोर, तो मोर केमिकल की वजह से इस पे पेस्ट अटैक भी क्या होता था, ज्यादा होता था। पेस्ट अटैक भी क्या होता था सर इसके ऊपर, पेस्ट अटैक का मतलब होता है कीड़े, ठीक है, घुन वगैरह ज्यादा लगा करता था इन पे। तो जो स्मॉल फार्मर्स था बेटा उसको इससे क्या झेलना पड़ता था, बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता था। एक तो उस पे पैसे नहीं होते थे, जैसे तैसे उधार मांगता था, उधार मांग के HYV यूज करता था, प्रोडक्शन करता था। अब जो प्रोडक्शन उसने करके रखा उसमें भी क्या लग गया बेटा, एक तरीके से कीड़े लग गए। कीड़े लग गए तो उसकी फसल क्या हो गई, वहां खराब हो गई। तो इस तरीके से क्या होता था बेटा, वहां पे उसको लॉस झेलना पड़ता था। क्लियर हुआ HYV सीड्स, ठीक है। को आगे पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। इससे पूछू, बोलो बेटा। सी सर टू अचीव इक्विटेबल लैंड एलोकेशन एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, ठीक है, ताकि जमीनें आमतौर पे सबके बीच में इक्वली बटे और सस्टेनेबल फार्मिंग देखने को मिले। व्हाट एक्शन डिड द इंडियन गवर्नमेंट टेक टू एलिमिनेट द मिडलमैन एंड एनकरेज एक्चुअल टिलर टू बिकम द लैंड ओनर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। क्या काम करा था बेटा उन्होंने इसके लिए, बोलो बच्चे। एबोलिशिंग इंटरमीडिएटरीज एंड ग्रांटिंग ओनरशिप राइट टू द टेलेंट, यानी उन्होंने बीच में से मध्यवर्ती लोगों को निकाला और ओनरशिप राइट किसको दे दिया, किसानों को दे दिया। व्हाट डज लैंड सीलिंग रेफर्स इन कंटेक्स्ट टू द एग्रीकल्चर, बोलो भाई पीछे। बी सर फिक्सिंग लिमिट ऑन द लैंड ओनरशिप टू प्रमोट द इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। फिर आता है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द 1960 और 1970 के बीच में, क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, बोलो भाई साहब। सी increase agriculture production and productivity. What was one of the risk associated with the green revolution in the Indian agriculture? कह रहा है green revolution का नेगेटिव बताना है या ये बताना है बेसिकली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। D increase disparities between the small and big farmers due to the limited access of the required input, क्योंकि सर इसका बेनिफिट सिर्फ रिच फार्मर्स को मिला, पुअर फार्मर्स को बिल्कुल भी नहीं मिल पाया, ठीक है। तो आज का बेटा ये आपका टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे।